students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 चल रहा है और हम प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 23 तक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग सेक्शंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नंबर 6 डील करता है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, अपराध और प्रोसीजर का ट्रायल। ये चैप्टर कंसिस्ट करता है दो सेक्शन 24 एंड 25। सेक्शन 24 डील करता है एक्सपोजर एंड एबेंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ना और उनका परित्याग। Whoever having the care of protection of senior citizen leaves such senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 5,000 rupees or with both। देखिए पहली बार इस एक्ट में कोई पनिशमेंट आई है तो ये इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, पनिशमेंट आपसे पूछी जा सकती है। क्या बोल रहा है ये कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास उस सीनियर सिटीजन का केयर और प्रोटेक्शन है, देखभाल करने का दायित्व है जिस व्यक्ति के ऊपर, अगर वो उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह पर इस इंटेंशन के साथ छोड़ देता है कि वो उसका पूरी तरीके से परित्याग कर देगा, तो वो पनिशेबल होगा इस एक्ट के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट से, यानी कारावास से, जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की होगी, मीन्स सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 3 months, और वो जो कारावास की अवधि होगी वो 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, और फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकता है, और दोनों से पनिश किया जाएगा। क्लियर? ये पनिशमेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। Imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 5,000 rupees or with both। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 25 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान। सब सेक्शन 1 Notwithstanding anything contained in CRPC, every offence under this act shall be cognizable and bailable। ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस एक्ट के तहत हुए अपराध क्या होंगे? कॉग्निजेबल और बेलेबल होंगे, यानी कि संज्ञेय व जमानतीय अपराध होंगे। क्लियर है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपने बेयर एक्ट में बस इतना लिख लीजिएगा, इस सेक्शन के आगे इंडेक्स में कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? एन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरली बाय अ मजिस्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट में इम्पॉर्टेंट हो गया कि इस एक्ट के अंतर्गत हुए अपराध का जो ट्रायल होगा, विचारण होगा, वो समरी वे में किसके द्वारा किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल और मजिस्ट्रेट। चलिए देखते हैं लास्ट चैप्टर इस एक्ट का, जो कि डील करता है चैप्टर 7 मिसलेनियस से। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेक्शन 26 to 32। सेक्शन 26 ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, अधिकारियों का लोक सेवक होना। Every officer or staff appointed to exercise function under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 IPC। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक अधिकारी या स्टाफ जो इस एक्ट के अंतर्गत फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है, वो सेक्शन 21 ऑफ IPC में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सेक्शन 21 IPC। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 27 डील करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड, सिविल कोर्ट की आधिकारिकता का ज्यूरिसडिक्शन का बार होना या वर्जित होना। देखिए क्या कहता है? नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर to which any provision of this act applies, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this act। तो ये सेक्शन ये कहता है कि सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ना तो इस एक्ट के प्रोविजंस से रिलेटेड मैटर्स पे होगा, और ना ही वो सिविल कोर्ट कोई इंजंक्शन ऑर्डर यानी स्टे ऑर्डर पास कर सकता है इस एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? नो ज्यूरिसडिक्शन एंड नो इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स जानते हैं ना, स्टे ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है इस सेक्शन में, ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है और कोई इंजंक्शन ऑर्डर भी पास नहीं कर सकता। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ,
यानी कि अगर कोई कार्य गुड फेथ में किया गया है, सद्भाव पूर्वक की गई कोई कार्यवाही के लिए संरक्षण। No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the central government, the state government or the local authority or any officer of the government in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this act and any rules or orders made thereunder। तो कोई भी कार्य जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा किया गया है, उसके अगेंस्ट में कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। किस किस को गुड फेथ का लाभ मिल रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को, तीसरा लोकल अथॉरिटी को और चौथा ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 29 डील करता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ रिमूव करने की शक्ति किसके पास होगी? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होगी? इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट make such provision not inconsistent with the provision of this act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty। तो बेयर एक्ट में सबसे आगे, इंडेक्स के आगे यहाँ पे तो लिख लो आप स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि मेन अथॉरिटी हो गई इसकी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में आदेश के द्वारा यदि कोई डिफ़िकल्टी अराइज हुई है इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रभावी बनाने में, तो ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो कि इस एक्ट के प्रोविज़न से असंगत ना हो और जैसा कि वो ज़रूरी और समाचीन समझे उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रोविज़ो देखिए। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो ऑर्डर है जो स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के 2 साल बाद पास नहीं किया जा सकता, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर पास करना है स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डिफ़िकल्टी अराइज हुई है उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 30 डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति किस बेसिस पे? डायरेक्शन देने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज टू द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डायरेक्शन देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्ति होगी कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के प्रोविजंस को निष्पादित करने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए और प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए, कैरी आउट करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डायरेक्शन दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 31 पे। डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिव्यू करने की शक्ति, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुनर्विलोकन की शक्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक पेरियोडिक रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पेरियोडिक रिव्यू ले सकती है, यानी कि समय समय पर कुछ अंतराल पर पुनर्विलोकन कर सकती है और मॉनिटर कर सकती है प्रोग्रेस को कि कितनी प्रोग्रेस हुई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, यानी रिव्यू कर सकती है और इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकती है। चलिए आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे इस एक्ट के। इसी के साथ हमारा ये एक्ट फिनिश हो जाएगा। सेक्शन 32 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट की नियम बनाने की शक्ति। सब सेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे रूल्स बना सकती है जो इस एक्ट के पर्पसेस को, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने में हेल्प करे। Subsection 2 without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for the manner of holding inquiry under Section 5 subject to such rules as may be prescribed under subsection 1 of Section 8। इस एक्ट में जो foregoing powers हैं, पहले की शक्तियाँ हैं, उन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स प्रोवाइड कर सकती है जो सेक्शन 5 के अंतर्गत इंक्वायरी होल्ड करने के मैनर से हो, जैसा कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किया जा सके,
B. The power and procedure of the tribunal for other purposes under subsection 2 of section 8. सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल की शक्ति और कार्यवाहियों के पर्पस के लिए बना सकती है। तीसरा, द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9। क्या बताया था आपको, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है। उससे रिलेटेड कोई रूल बना सकती है। द स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under subsection 2 of section 19। सेक्शन 19 में जो हमने ओल्ड एज होम की बात करी थी, तो वहाँ पर उसके मैनेजमेंट के लिए कोई स्कीम से रिलेटेड या किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी मेडिकल केयर से रिलेटेड और उनके एंटरटेनमेंट के साधनों की सुख सुविधा ध्यान में रखते हुए कोई रूल बना सकती है। पांचवा, द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटीज़ को पावर और ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। छठवां, A comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizen under subsection 2 of section 22। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी और लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान प्रोवाइड कर सकती है। और सातवां है एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई अदर मैटर से रिलेटेड रूल बना सकती है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। वैसे तो ये आपके कोई काम का नहीं है, बस एक बार रीड कर लिया, लेकिन सबसेक्शन 3 देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस सेक्शन में। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस of state legislature where it consists of 2 houses or where such legislature consists of 1 house before that house। तो जब ये एक्ट बन जाएगा, इस एक्ट के बनने के बाद प्रत्येक रूल जो होगा, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को शक्ति दी गई है, इनके रिगार्डिंग अगर कोई रूल बनाएगी तो वो बिफोर ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी अगर वो विधानमंडल 2 हाउसेस कंसिस्ट करता है, और जहाँ पे विधानमंडल एक ही हाउस कंसिस्ट करता है उस हाउस के सामने रखेगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये एक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कंप्लीट हो गया है। एमपी गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और एडीपीओ के कुछ और माइनर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हैं। जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।